तो इन चार फोर्सेस की हम कंपैरिजन करते हैं। पहला फोर्स अपने पास है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। अगर हम इन चार बेसिस पे इनकी कंपैरिजन करें, रिलेटिव स्ट्रेंथ, रेंज, एक्सचेंज पार्टिकल्स, तीन बेसिस पे, तो हमें देखिए क्या क्या बात पता लगती है। सपोज करो मैं दो पार्टिकल पे लगने वाले फोर्स में ग्रेविटेशनल फोर्स को 1 कह देता हूं, 1 न्यूटन। फिर दो पार्टिकल में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है वो 1 न्यूटन है, मान के चलो, उसको 1 कह दूं, तो उन्हीं दो पार्टिकल के बीच में जो वीक न्यूक्लियर फोर्स लग रहा होगा ना, उसकी स्ट्रेंथ 10⁻⁵ टाइम्स स्ट्रोंगर होगी। मतलब अगर ग्रेविटेशनल फोर्स की स्ट्रेंथ को 1 कह दें तो वीक न्यूक्लियर फोर्स की स्ट्रेंथ होती है 10⁻⁵, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है 10⁻36 टाइम्स स्ट्रोंगर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। मतलब ये क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स का 10⁻36 टाइम्स स्ट्रोंगर है, और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के कंपैरिजन में 10⁻38 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है। मतलब ये कंपैरिजन हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स की तुलना में अगर हम करें तो स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सा है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, उससे वीक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, उससे वीक न्यूक्लियर फोर्स, और सबसे वीक ग्रेविटेशनल फोर्स अपने पास हो गया। फिर रेंज की तुलना करें, रेंज की कंपैरिजन करें। रेंज का मतलब दो पार्टिकल को कितनी दूरी पे ले जाया जाए कि वो फोर्स एक्सपीरियंस किया जा सकता है, कितनी ज्यादा से ज्यादा दूरी पे लेके जाएं कि फोर्स को एक्सपीरियंस किया जा सकता है। तो ये देखो, आप दो पार्टिकल्स को कितने भी दूरी पे ले जाओ, इन्फिनिटी दूरी पर, तब भी उनमें ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा। एग्जाम्पल देखो, सन हमारे से कितने किलोमीटर दूर है, करोड़ों किलोमीटर दूर है, फिर भी सन अर्थ को खींच रहा है। मतलब सन और अर्थ के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, करोड़ों किलोमीटर होने पर भी खींच रहा है। इसका मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स की रेंज बहुत ज्यादा है। एक्चुअली ग्रेविटेशनल फोर्स की रेंज इन्फिनिटी होती है, इन्फिनिटी दूरी तक भी ले जाओगे ना तो भी ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। सिमिलरली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के साथ भी यही है, दो चार्जेस को कितनी भी दूरी पे ले जाओ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स तो उस पर लगेगा ही। तो ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स दोनों की रेंज इन्फिनिटी होती है, कितनी मर्जी दूरी पे ले जाओ ये फोर्स लगते हैं। अब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की रेंज है काफी कम है, 10⁻⁻15 मीटर, मतलब काफी कम है, न्यूक्लियस के साइज की रेंज की है। और उससे भी कम है वीक न्यूक्लियर फोर्स की रेंज, 10⁻⁻16 मीटर। तो रेंज के मामले में आपको ये ध्यान रखना है किसकी रेंज ज्यादा है किसकी कम है। लास्ट, एक्सचेंज पार्टिकल। जब ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होता है तो दो बॉडीज में कौन सा पार्टिकल एक्सचेंज होता है, ग्रेविटॉन नाम का पार्टिकल, ग्रेविटन। वीक न्यूक्लियर फोर्स में न्यूट्रिनो पार्टिकल, न्यूट्रिनो, ये भी दो प्रकार के होते हैं, न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल्स। फिर अगर दो पार्टिकल्स के बीच में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लग रहा है तो कौन सा पार्टिकल एक्सचेंज हो रहा होता है, फोटोन, और अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है तो मेसोन। तो ये है एक्सचेंज पार्टिकल। तो इसके बेसिस पे हमने इनमें डिफरेंसेस देखे, और भी बेसिस इसमें हो सकते हैं डिफरेंसेस के, लेकिन हमने इंपॉर्टेंट देख लिए जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं लास्ट टॉपिक, कंजर्वेशन लॉज इन फिजिक्स। फिजिक्स में कौन कौन से कंजर्वेशन लॉज हैं। तो बच्चों, कंजर्वेशन का मतलब जो चीज बनी रहे, जो चीज खत्म नहीं होने वाली, उसको हम कहते हैं कंजर्व रहना। कंजर्व रहने का मतलब खत्म नहीं होगी। सोच के चलो जरा, क्या चीज कंजर्व है नेचर में, कभी खत्म नहीं होगी, क्या चीज है, क्या चीज है, जैसे एनर्जी। एनर्जी को ना ही तो बनाया जा सकता और ना ही खत्म किया जा सकता। जब आप एनर्जी को बनाते हो ना तो आपको कोई दूसरी एनर्जी देनी पड़ती है। जैसे मान लो मुझे लाइट एनर्जी बनानी है, लाइट, अगर आप लाइट एनर्जी बनाना चाहते हो तो आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी देनी पड़ेगी। लाइट एनर्जी बनानी है तो हीट एनर्जी देनी पड़ेगी। तो एनर्जी को ना ही तो खत्म किया जा सकता और ना ही बनाया जा सकता है। तो ये लॉ कहलाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये कुछ ऐसे लॉज है बच्चों जिन पे पूरी फिजिक्स टिकी हुई होती है। मतलब ये लॉ हमेशा, कोई भी फिजिक्स का फिनोमिना है, ये लॉज इनमें लागू होते हैं। तो कौन कौन से लॉज हो गए कंजर्वेशन लॉज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी को ना ही तो खत्म किया जा सकता ना ही बनाया जा सकता। ऐसे ही एक और लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज।
चार्ज। चार्ज भी ऐसी चीज है जिसको ना ही तो खत्म किया जा सकता ना ही बनाया जा सकता। चार्ज क्या है? चार्ज को केवल ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल देता हूं, आपके पास एक सिल्क का कपड़ा है, सिल्क का कपड़ा लीजिए और एक कांच की रोड लीजिए, ग्लास रोड, उनको रब कीजिए तो क्या होगा, सिल्क के कपड़े पे भी चार्ज आ जाएगा और ग्लास रोड पे भी चार्ज आ जाएगा। तो ये चार्ज कोई बन नहीं गया नया, ट्रांसफर हुआ है। ट्रांसफर, ग्लास रोड से कुछ इलेक्ट्रॉन निकलकर सिल्क के कपड़े के पास चले गए और इलेक्ट्रॉनों पर चार्ज था, तो ग्लास रोड पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, सिल्क क्लॉथ पे नेगेटिव चार्ज आ गया। तो चार्ज को केवल ट्रांसफर किया जा सकता है एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे, इसे बनाया नहीं जा सकता। तो दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ऐसे ही एक और लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एनर्जी मतलब मास और एनर्जी ये कंबाइंड जो है ना, ये कंजर्व रहते हैं। मैं ये नहीं कहूंगा मास कंजर्व रहता है, क्योंकि मास को खत्म भी किया जा सकता है। एक रिलेशन दी थी आइंस्टाइन ने, आइंस्टाइन के रिलेशन के अकॉर्डिंग मास को खत्म भी किया जा सकता है, मास को बनाया भी जा सकता है, और वो कन्वर्टिबल होता है एनर्जी में, और उनमें रिलेशन ये होती है E इज इक्वल टू mc²। ये आइंस्टाइन मास एनर्जी इक्विवेलेंस कराती है। इसका एग्जांपल है, जैसे अपने पास कोई न्यूक्लियर रिएक्शन हुई, जैसे न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फ्यूजन, तो ऐसी रिएक्शनों के ड्यूरिंग कुछ ना कुछ मास का नुकसान होता है, मास लॉस होता है। तो वो जो लॉस हुआ ना मास का, वो एनर्जी में बदल जाता है, इसीलिए तो हमें बहुत ज्यादा एनर्जी मिलती है। तो न्यूक्लियर रिएक्शन के ड्यूरिंग हमेशा ही कुछ ना कुछ मास का लॉस होता है, और वो लॉस इन मास होता है, वो एनर्जी में बदल जाता है। तो मास और एनर्जी दोनों मिलके कंजर्व रहते हैं, और उनमें ये रिलेशन अप्लाई होती है E इक्वल्स टू mc²। ऐसे ही एक और कंजर्वेशन लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ये लीनियर मोमेंटम क्या है, ये चीज आप आगे जानोगे अगले चैप्टर्स में। अभी आप ये जान लीजिए कि जब तक किसी बॉडी पे फोर्स ना लगे, हमने जब तक किसी बॉडी पे बाहर से फोर्स नहीं लगाया, तब तक बॉडी का लीनियर मोमेंटम नहीं बदलेगा। पूरे सिस्टम का लीनियर मोमेंटम नहीं बदलेगा जब तक किसी बॉडी के ऊपर हमने कोई फोर्स नहीं लगाया। इसका एग्जांपल देखो, ये मार्कर है, ये रेस्ट पे है, तो जब तक मैं फोर्स ना लगाऊं ये रेस्ट पे ही रहेगा, ये चलेगा नहीं। जब मैं फोर्स लगाऊंगा तो ये चलने लगेगा। इसका मतलब इसका लीनियर मोमेंटम तब तक जीरो रहा जब तक मैंने फोर्स नहीं लगाया। मतलब लीनियर मोमेंटम का होता है मास इनटू वेलोसिटी, ये कुछ ना कुछ मोशन से संबंधित है। तो जब तक किसी बॉडी के ऊपर फोर्स ना लगाया जाए तब तक उसका लीनियर मोमेंटम नहीं बदलता। ऐसा ही एक और लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। जैसे लीनियर मोमेंटम था ना, वैसे ही एंगुलर मोमेंटम है। तो बच्चों ये भी आप आगे स्टडी करोगे, जब तक किसी बॉडी पे टॉर्क नहीं लगाया जाता है, एक्सटर्नल टॉर्क, तब तक बॉडी का एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहता है। ऐसे और भी हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इंट्रिंसिक स्पिन कंजर्वेशन लॉ। तो बच्चों बहुत सारे और भी हैं, क्वांटम नंबर्स की कंजर्वेशन, तो वो आगे आगे आप पढ़ लोगे। तो ये जो फिजिक्स पूरी हम पढ़ने वाले हैं, ये पूरी फिजिक्स में ये जो लॉज हैं ये कभी फेल नहीं होते, ये लॉ ऑलवेज एप्लीकेबल रहते हैं। तो प्यारे बच्चों, हमने ये पहला चैप्टर पढ़ा, फिजिकल वर्ड एंड मेजरमेंट। इस चैप्टर के अंदर हमने ये टॉपिक्स पढ़े। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं डायरेक्टली कहूं इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ चीजें इंपॉर्टेंट थी, जैसे फंडामेंटल फोर्सेस रियली इंपॉर्टेंट है, आ सकता है पेपर में कोई पूछ सकता है आपसे इसके बारे में, लेकिन ज्यादातर चीजें इंपॉर्टेंट एग्जाम में आने वाली नहीं है। लेकिन आपने ये पूरा चैप्टर पढ़कर ये देखा होगा कि इससे हमें एक पढ़ने की इच्छा जनरेट हुई कि हम फिजिक्स क्यों पढ़ रहे हैं, फिजिक्स में क्या पढ़ रहे हैं, फिजिक्स में क्या क्या पार्ट है, क्या क्या बेसिक फंडामेंटल इसके अंदर क्या क्या है, ये चीजें हमने इस चैप्टर के अंदर स्टडी की। तो आपका इस चैप्टर के पढ़ने के बाद, सुनने के बाद, वीडियो देखने के बाद आप अपनी बुक से पढ़ें, एनसीईआरटी बुक से इसको स्टडी करें, तो इसके बाद आपको और ज्यादा ये समझ आएगा। केवल वीडियो पे डिपेंडेंसी नहीं रहनी चाहिए, इसके बाद आपको अपनी बुक्स, जो भी टेक्स्ट बुक है, रेफरेंस बुक्स है, उससे भी स्टडी करना चाहिए, और अपनी नोट्स प्रिपेयर करो, नोट्स बनाओ। नोट्स बनाओगे फिर उनको बार बार पढ़ोगे। तो देखो, केवल पढ़ने से आपको नॉलेज नहीं मिलेगी, पढ़कर सोचो, जो बात आपको पढ़ाई गई है, जो चीज आपने पढ़ी है, उसके बारे में सोचो, विचार करो, आपके आसपास जो हो रहा है उसके बारे में सोचो, ज्यादा से ज्यादा सोचो, वो चीज आपको नॉलेज देगी, वहां से आपको असली अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।